दोस्तों गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल प्रिपरेशन अड्डा को और बेल आइकन दबाइए हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत आप सभी का आपके अपने चैनल प्रिपरेशन अड्डा के अंदर। गाइस हम स्टार्ट किए हुए थे फिजिक्स एमसीक्यू सीरीज। तो चलिए चैप्टर नंबर 1 का पार्ट 3 वीडियो देखते हैं, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन 21 से लेकर 30 तक। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ये आपको पता है। मुझे कोई इसके बारे में कोई अलग से एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है कि क्वेश्चंस कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप सीरियस हैं अपनी तैयारी को लेकर के तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा। नए आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बस इतनी सी रिक्वेस्ट करनी है। तो चलिए डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 को, जिसके अंदर हमसे कह रहा है द मोस्ट सुइटेबल यूनिट फॉर एक्सप्रेसिंग न्यूक्लियर रेडियस इज। देखिए ये क्वेश्चन रिपीटेड है, मैं आपसे पहले भी समझा चुका हूं कि न्यूक्लियस रेडियस को, जितने भी न्यूक्लियर होते हैं उनके न्यूक्लियर रेडियस को एक्सप्लेन किया जाता है। तो सबसे अच्छा कौन सा प्रीफिक्स है जिसमें एक्सप्लेन किया जाए, तो वो है फर्मी। इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो फर्मी हो जाएगा। चूंकि मैंने आपसे कहा था जो न्यूक्लियर रेडियस होती है वो 10⁻⁻15 मीटर, ये ऑर्डर रहता है न्यूक्लियर रेडियस का। अब ये ऑर्डर जो मिलने वाला वो तो फर्मी में मिलने वाला। अगर माइक्रोन की बात करें तो माइक्रोन में ये ऑर्डर नहीं मिलेगा, माइक्रोन 10⁻⁻6 मीटर का होता है। अगर नैनोमीटर की बात करें तो ये 10⁻⁹ मीटर का होता है। एंगस्ट्रॉम की अगर बात करें तो 10⁻⁻10 मीटर का होता है। वेवलेंथ ज्यादातर रिप्रेजेंट जो की जाती हैं वो एंगस्ट्रॉम में की जाती हैं। तो गाइज यहाँ पर अगर न्यूक्लियर रेडियस की अगर बात करेंगे तो उसके लिए सही जो आंसर है वो आएगा फर्मी। ये बहुत ज्यादा सुइटेबल वैल्यू है, ये बहुत ज्यादा सुइटेबल ऑर्डर है न्यूक्लियर रेडियस को एक्सप्लेन करने का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जिसमें हमसे कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज डज नॉट हैव यूनिट। इन 4 ऑप्शन में से 5 ऑप्शन में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसकी कोई यूनिट नहीं होती है। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, इससे पहले वाले पार्ट में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि स्ट्रेन का कोई यूनिट नहीं होता है। मैंने आपको गाइस बताया था कि स्ट्रेन का कोई यूनिट नहीं होता है। स्ट्रेस का यूनिट वही होता है जो प्रेशर का यूनिट होता है, मतलब न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। स्ट्रेस और स्ट्रेन दोनों का सेम यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अगर वहीं फोर्स के ऐसा यूनिट की अगर बात करोगे तो वो हो जाएगा न्यूटन, बट स्ट्रेन का कोई यूनिट नहीं होता। अच्छा, मैं ये आपको बता देता हूं कि स्ट्रेन का यूनिट क्यों नहीं होता। देखिएगा, एक्चुअल में किसी भी तरह की स्ट्रेन को अगर आपको कैलकुलेट करना है तो स्ट्रेन का मतलब होता है डिफॉर्मेशन। क्या होता है? डिफॉर्मेशन अपॉन ओरिजिनल लेंथ। अगर मैं बहुत मोटे शब्दों में बात करूं तो डिफॉर्मेशन आता। अब डिफॉर्मेशन जब मैं लेंथ की बात कर रहा हूं तो इसका मतलब डिफॉर्मेशन लेंथ के अंदर ही देखा जाएगा। तो इसको हम कह सकते हैं चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, जो कि हमारा स्ट्रेन है। तो गाइज ये डिफॉर्मेशन हुआ, ये चेंज हुआ लेंथ के अंदर। अगर हम किसी भी वायर को खींचते हैं तो उसकी लेंथ में चेंज डेल्टा एल हो जाएगा। ओरिजिनल लेंथ मेरे पास क्या है? वो है एल। तो यहां पर अगर मैं ये देखूंगा कि डेल्टा एल का यूनिट क्या होगा तो आप कहोगे मीटर, और मैं कहूंगा नीचे वाले एल का यूनिट क्या होगा तो अगेन वो भी मीटर। तो मीटर से मीटर कट जाएगा, तो यहां पर फिर यूनिट जो आ जाएगी वो डायमेंशन लेस आ जाएगी। तो स्ट्रेन का इसी वजह से कोई यूनिट नहीं होता। तो यहां पर हमसे पूछ रहा था कि किसका यूनिट नहीं है, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा स्ट्रेन। स्ट्रेन का कोई यूनिट नहीं होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ को चलते हैं। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, टाइम नहीं वेस्ट करते हैं। इसमें हमसे कह रहा है कि 1 न्यूटन किसके बराबर होता है। अगर आपको फॉर्मूला पता हो F = ma, जो कि हमने 9th और 10th दोनों क्लासों में पढ़ रखा है, F = ma होता है, जहां पर F जो है वो फोर्स है जिसका यूनिट आता है न्यूटन में। अगर इसको मुझे 1 करना है, F को मुझे 1 करना, तो मुझे m को भी 1 करना होगा और a को भी 1 करना होगा। तो m को आपने लिया 1 किलोग्राम और a को ले लिया आपने 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इट मीन्स आपके पास आ जाएगा ये ओवरऑल वैल्यू 1 न्यूटन। देखो 1 से 1 की मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आ जाएगा। तो 1 न्यूटन किसके बराबर हुआ? 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ऐसा देख लीजिएगा कहाँ है ऑप्शन 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो मुझे ऑप्शन सी दिख रहा है 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखिएगा ये नीचे वाला स्क्वायर जो है वो यहाँ पर इस तरह से दिखा दिया गया है, ऊपर लेकर चले जाओगे तो पावर माइनस में हो जाएगी। तो ये आरआरबी ने 2018 के अंदर क्वेश्चन पूछा था। तो बड़े ही सिंपल से क्वेश्चंस हैं, ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि थोड़ा ऑब्सोलेट है, इतना यूज नहीं होता है ये वाला क्वेश्चन, लेकिन अगर हमारे सामने आ जाएगा तो हम तो इसको लगा के ही छोड़ेंगे। हमें कौन सा कोई क्वेश्चन को छोड़ना है। तो यहाँ पर लिखा हुआ 1 पाउंड
इज इक्वल टू हाउ मच ऑफ ऑन्सेस। देखिए ऑन्स जो है, ये वाली बात याद रखिएगा, ये एक मास का यूनिट है, ठीक है। मास को हम किलोग्राम में नापते हैं तो ऐसे ही ऑन्सेस होते हैं, ऑन्स होता है। और पाउंड भी, ये भी मास को मेजर करने का यूनिट है। एक्चुअल में पाउंड और ऑन्सेस में रिलेशनशिप होती है, ये उसी तरह से होती है जिस तरह से हमारे पास किलोग्राम और ग्राम में होती है। तो यहाँ पर हमसे पूछ रहा है कि 1 पाउंड कितने ऑन्स के बराबर होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 पाउंड जो होता है वो 16 ऑन्सेस के बराबर होता है। मतलब ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर मैं आपसे कहूँ कि 1 पाउंड जो है, यहाँ को 1 पाउंड कितने ग्राम के बराबर होता, तो 454 अप्रोक्सीमेट वैल्यू है ये, 454 ग्राम के बराबर जो होता है ना 1 पाउंड होता है। तो ये भी आप याद रख सकते हैं, 1 पाउंड जो होता है वो 454 ग्राम के बराबर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। इस क्वेश्चन में हमसे कह रहा है एसआई यूनिट। देखिए आपको एसआई यूनिट बताना है एक्सीलरेशन का। तो एक्सीलरेशन का एसआई यूनिट देखिए बिल्कुल जस्ट मैंने ऊपर लिखा है, हमारे पास फोर्स जो होती है वो होता है मास इंटू एक्सीलरेशन। तो मास को तो मैंने किलोग्राम लिख दिया था, बट एक्सीलरेशन को मैंने लिख रखा था मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो होता है ना, यही एक्सीलरेशन का यूनिट है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी जो हो जाएगा वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जिसको हम ms-2 के रूप में दिखा देते हैं। कोई बिल्कुल, ये एनडीए ने पूछा था 2016 के अंदर, अच्छा क्वेश्चन है, सब आपकी उंगलियों पर रट जाएंगे क्वेश्चन अगर लगातार मेरे साथ बने रहेंगे तो। विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटीज एसआई यूनिट पेयर्स इज करेक्टली मैच। तो हमसे कह रहा है, नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, किसमें किसका पेयर जो है वो बिल्कुल सही है। पेयर का मतलब ये है कि जैसे कि पावर एक फिजिकल क्वांटिटी है, इसका यूनिट वाट होना चाहिए, जबकि यहाँ पर क्या दे रखा किलोग्राम। तो ये तो मैच नहीं है, इसको काट दीजिएगा, ये आंसर नहीं हो सकता। यहाँ पर अगर इंडक्टेंस की अगर बात करें, हमसे पूछ रहा है इंडक्टेंस की अगर बात करें, इंडक्टेंस देखिए यहाँ पर इंडक्टेंस जो है, यहाँ पर इंडक्टेंस यहाँ पर हेनरी दे रखा, क्या दे रखा यहाँ पर इंडक्टेंस का हेनरी, और फोर्स का न्यूटन दे रखा, और कैपेसिटेंस का, और यहाँ पर कैपेसिटेंस की अगर बात करें तो कैपेसिटेंस का ओम दे रखा। फोर्स का न्यूटन, कैपेसिटेंस का ओम। तो देखिए फोर्स का तो न्यूटन होता है, ये वाली बात बिल्कुल ठीक है। हमसे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटीज ऐसा यूनिट्स पेयर इज करेक्टली मैच। तो ये बिल्कुल सही है, फोर्स का न्यूटन ही होता है। अगर वहीं कैपेसिटेंस की बात करें तो कैपेसिटेंस का यूनिट ओम नहीं होता है, ओम रेजिस्टेंस का होता है, इसका यूनिट जो होता है वो होता है फैराड। वहीं अगर पावर की बात करें तो पावर का जो यूनिट होता है वो होता है वाट, ना कि किलोग्राम। इंडक्टेंस की अगर बात करें तो इंडक्टेंस जब आप 12th क्लास में रहते हैं तो इसका भी पढ़ लेते हैं, इंडक्टेंस का यूनिट जो होता है वो हेनरी होता है। तो यहाँ पर ये 2 ऑप्शन मेरे ख्याल से बिल्कुल ठीक है, इंडक्टेंस और फोर्स। यहाँ पर मेरे ख्याल से 2 ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट में चले जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, जिसमें हमसे कह रहा है द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। देखिए रेजिस्टेंस के एसआई यूनिट की बात कर रहे हैं, तो रेजिस्टेंस का एसआई यूनिट मैंने आपको ऊपर समझाया भी था 26 क्वेश्चन के अंदर कि ओम जो होता है वो रेजिस्टेंस का यूनिट होता है। तो रेजिस्टेंस का एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, ओम। तो यहाँ पर हमसे पूछ लिया उसने अलग एक नया क्वेश्चन बना करके कि मुझे बता दो कि रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है। तो हमें पता है रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, वो होता है ओम। अगर जूल की बात करें तो जूल यहाँ पर ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि जूल जो होता है वो एनर्जी का यूनिट है, जबकि न्यूटन जो है ये फोर्स का है, और कूलाम जो है ये चार्ज का यूनिट है। ये भी रेलवे ने पूछा है क्वेश्चन नंबर 27 2018 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 26 आपको एक्सप्लेन कर दिया, इसके अंदर 2 ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। एक तो इंडक्टेंस का यूनिट हेनरी होता है, और फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा आपको देखना होगा कि इंडक्टेंस का भी हेनरी होता है और फोर्स का भी न्यूटन होता है। तो यहाँ पर 2 ऑप्शन बिल्कुल करेक्टली मैच्ड हैं। तो यहाँ पर आपकी जो आंसर शीट दे रखी है ल्यूसेंट की, उसमें 1 दे रखा है, बट उन्हें इस चीज को इग्नोर नहीं करना चाहिए, ये बहुत बड़ी मिस्टेक है। यहाँ पर ऑप्शन बी और डी दोनों ही ठीक है। मैं ल्यूसेंट वालों से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज इस चीज को नोट डाउन करें कि 1 से ज्यादा ऑप्शन भी करेक्ट दे दिए हैं क्वेश्चन के अंदर। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 26 के अंदर बी और डी बिल्कुल ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 27 तो मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ चल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में हमसे क्या कह रहा है, इस चीज को थोड़ा तवज्जो देते हैं। हमसे कह रहा है 1 किलोवाट आवर
पहली बात किलोवाट आवर को भी समझ लेते हैं। किलोवाट आवर क्या होता है? देखिए किलोवाट आवर जो होता है ये यूनिट है, जो आपके घर में जो कमर्शियल यूनिट होती है, लाइट बिजली का बिल जो आता है तो यूनिट में आता है ना, तो वो यूनिट जो है ना, यूनिट उसका यूनिट का जो वैल्यू होता है वो किलोवाट आवर में होता है। तो किलोवाट आवर को अगर आप जूल में करना चाह रहे हो, एक तरह की ये पावर है, कितना पावर कंजप्शन हुआ, बट ये किलोवाट आवर जो है ना कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी कहलाता है। कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी किलोवाट आवर होता है। अब इसको जूल में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिएगा जूल में कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं, थोड़ा सा इसको तवज्जो दे लीजिएगा, इतना टफ नहीं है, मैं आपको रटा भी सकता हूँ ये वैल्यू, बट आप एक बात समझिएगा, अगर पावर का फॉर्मूला लिखोगे तो आप कहोगे W/T, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नोट डाउन एज पावर, तो P इज इक्वल टू W/T हो जाएगा। अगर मैं यहाँ से W की वैल्यू निकालूंगा तो P इंटू टी, जहाँ पर P पावर है और T टाइम में आता है, तो जब पावर की टाइम से मल्टीप्लाई कर दूंगा तब जाकर मुझे एनर्जी का यूनिट मिल जाएगा। एनर्जी का यूनिट मिल गया पावर के टाइम से मल्टीप्लाई करने पर। अब देखिएगा यहाँ पर किलोवाट है तो ये तो पावर है, और ये आर जो है घंटे, ये टाइम है, तो इसका मतलब मुझे कहीं ना कहीं एनर्जी का यूनिट मिल गया। तो मैं वही कह रहा हूँ कि कमर्शियल यूनिट जो है एनर्जी का वो किलोवाट आवर होता है, जिसको हम यूनिट बोलते हैं। कितनी यूनिट खर्च हो चुकी हैं, एक्चुअल में वो पावर कंजप्शन होता है कि कितनी पावर आपने यूज कर ली है। तो W इज इक्वल टू P इंटू टी जो हो गया, ये वही हो गया कि आप एनर्जी का कंजप्शन कितना कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो कमर्शियल यूनिट है वो है किलोवाट आवर। तो यहाँ को अगर मैं पावर को वाट ले लेता हूँ और टाइम को सेकंड ले लेता हूँ, तो वाट इंटू सेकंड ये कहलाता है जूल। क्या कहलाता है? जूल। लेकिन किलोवाट इंटू आवर ये नहीं कहलाता जूल, ये नहीं कहलाता जूल। तो हम क्या कर रहे हैं, हम कन्वर्ट कर रहे हैं किलोवाट आवर को, किलोवाट को हम वाट में ले लेंगे। ध्यान दीजिएगा, किलोवाट को हम काय में ले लेंगे? वाट में ले लेंगे। आवर्स को जो ले लेंगे वो ले लेंगे सेकंड में। अगर हम वाट और सेकंड में ले जाते हैं तब ये जूल बन जाता है, तो हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। देखिएगा 1 किलोवाट इंटू आवर, तो 1 किलोवाट के अंदर कितने वाट हो जाएंगे? 1000 वाट हो जाएंगे। एंड 1 आवर के अंदर कितने सेकंड होते हैं? 3600 सेकंड होते हैं। तो यहां पर हमारे पास मिल गया, देखिएगा ये हम कह सकते हैं 36, और यहाँ पर 00 यहाँ पर है और 30 यहाँ पर, तो इसको लिख सकते हैं 1 2 3 4 5, और ये हो जाएगा वाट इंटू सेकेंड। मैं समझा चुका हूँ कि वाट इंटू सेकेंड जो होता है यही जूल होता है, तो इसका मतलब ये मेरा कन्वर्ट होकर आ चुका है जूल में। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। तो ये कन्वर्जन है, बेसिक कन्वर्जन है, 10th में सिखाया जाता है। 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। मैं ये आपको डायरेक्ट भी याद करा सकता था, बट याद कराने का कोई फायदा नहीं, थोड़ा कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी के बारे में समझाना था, जो कि किलोवाट आवर होता है, जिसको आप जनरल भाषा में यूनिट बोलते हो। हम जो पावर कंजप्शन करते हैं कि हमने कितनी एनर्जी यूज की है घर में, तो वो किलोवाट आवर में ही निकलती है। जितने भी मीटर लगे हुए होते हैं घर के बाहर, वो हमारी जो एनर्जी का कंजप्शन दिखाते हैं वो किलोवाट आवर पे ही दिखाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमसे पोटेंशियल इज मेजर्ड इन। देखिए पोटेंशियल को किस चीज में नापते हैं? पहली बात, वाट तो नहीं हो सकता क्योंकि ये पावर का यूनिट है। जूल इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि जूल जो है वो एनर्जी का यूनिट है, जबकि पोटेंशियल एनर्जी होता नहीं है। अगर न्यूटन सेकेंड की बात करें तो न्यूटन को आप कह सकते हो फोर्स, और सेकेंड से मल्टीप्लाई हो रही है तो फोर्स इंटू सेकेंड, ये इम्पल्स बन जाता है। इम्पल्स जिसको आप नॉर्मली संवेग बोलते हो, तो इम्पल्स जो है ये पोटेंशियल नहीं हुआ। तो तीनों ऑप्शन ही कट चुके हैं, तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है, वो है ऑप्शन सी। इसको भी क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं। देखिएगा पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला होता है V इज इक्वल टू W/Q। W जो है वो जूल में चला जाता है, जबकि Q जो है वो कुलाम में चला जाता है। किसमें? कुलाम में। तो जूल पर कुलाम एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन सी, जिसके अंदर हमें ऐसा दिखता है कि जूल पर कुलाम। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है भाई, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। इसमें इस पर्टिकुलर लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है ये। इसमें कह रखा है कि मैक्सवेल इज द यूनिट ऑफ। देखिए मैक्सवेल किसका यूनिट है? पहला है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, परमियाबिलिटी, मैग्नेटिक फ्लक्स या फिर मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। अगर आपको बता दूं तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स का CGS यूनिट है।
मैग्नेटिक फ्लक्स को आप फाई कहते हो, फाई इज इक्वल टू होता है बी ए कोज थीटा। जहां पर बी जो है ये मैग्नेटिक फील्ड है, ए जो है वो एरिया वेक्टर है, तो यहाँ फाई इज इक्वल टू हो जाएगा बी ए कोस थीटा। जहां पर फाई जो है ये मैग्नेटिक फ्लक्स को बताता है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स का एक्चुअल यूनिट जो आता है वो आता है वेबर, बट अगर आप वेबर जो है ये ऐसा यूनिट है, बट आप सीजीएस यूनिट की अगर बात करोगे, सीजीएस यूनिट की बात करोगे तो वो होता है मैक्सवेल। तो यहां पर हमसे यही पूछा गया कि मैक्सवेल इज द यूनिट ऑफ, तो मैक्सवेल किसका यूनिट हुआ? मैक्सवेल हुआ यूनिट मैग्नेटिक फ्लक्स का, मतलब ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बट वेबर और मैक्सवेल में कुछ ना कुछ तो रिलेशनशिप होगी, वेबर बड़ा यूनिट है और सीजीएस में मैक्सवेल जो बहुत छोटा यूनिट है। तो देख लेते हैं कि एक वेबर जो है वो कितने मैक्सवेल के बराबर है, तो ये 10 की पावर 8 मैक्सवेल के बराबर होता है। एक वेबर जो होता है वो 10 की पावर 8 मैक्सवेल के बराबर होता है। आई होप आपको कुछ ना कुछ इस वीडियो से मिला होगा, हासिल हुआ होगा। अगर आपको कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिला है तो उसी की खातिर आप सब्सक्राइब चैनल को कर दीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा और वीडियो को दूसरों तक शेयर कर दीजिएगा ताकि उन्हें भी इस वीडियो का लाभ मिले। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।